नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लासेस लगातार 1 by 1 प्रत्येक दिन एक एक कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हमने लगभग 6 कक्षाएं हो गई। आज क्लास नंबर 7 है। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज क्लास नंबर 7 है। आप लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्सरसाइज 1.2 में 1.2 में प्रश्न क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको प्रूव करना है। हमें इसे क्या करना है? प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर, जब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो हमने रियल नंबर के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या 2 प्रकार होती हैं, एक होती हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल, इरेशनल नंबर। अब इस प्रश्न में आपको देखिए क्या पूछा गया है कि √5 जो है इरेशनल नंबर। हमने जब रेशनल, इरेशनल के बारे में डिफाइन किए थे तो बताया गया था कि रेशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या होता है, उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में। और इरेशनल नंबर क्या होती हैं? जिन्हें √P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब रूट वाली जितनी संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग वाली को छोड़कर सभी अंडर रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि कैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। 3 या 4 नंबर में लगभग पूछा जाता है कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। पहले इस कथन को समझने के लिए थोड़ा परिमेय, अपरिमेय संख्या के बारे में समझिए। परिमेय और अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P एवं Q सह अभाज्य हैं। क्या हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक है। लेकिन Q ≠ 0, Q ≠ 0, तब इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P/Q पूर्णांक है लेकिन हर 0 ना हो, हर 0 ना हो। तो देखिए, और P/Q के रूप में ना लिखा जाए, P/Q के रूप में ना लिखा जाए, तब उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और P/Q क्या है? P एवं Q क्या है? पूर्णांक है। 0 ± 1 ± 2, बहुत सारी, ये सब क्या है? पूर्णांक, इंटीजर नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? इंटीजर नंबर। अब आप यहाँ पे देखिए, √5 अगर P/Q के रूप में आप लिख लिए, √5 को अगर P/Q के रूप में लिख लिए तो परिमेय, अगर नहीं लिख पाए तो अपरिमेय। चलिए देखिए, अब यहाँ √5 के नीचे 1 छिपा है। परिमेय की परिभाषा होती है P/Q। क्या? P/Q। और अपरिमेय यानी इरेशनल P/Q ना हो। तो P/Q जब ना होगी
तो कौन सी होगी? परिमेय। और जब p बटे q हो जाएगी तो कैसे कहलाएगी? अपरिमेय। देखिए यहाँ पर तो √5 तो q इक्वल टू 1, q p और q क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। अभी हमने यहाँ पे लिखा है सहअभाज्य, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा इनको होल्ड रखिए। p और q क्या हो? पूर्णांक। तो देखिए p इक्वल टू 1 है, इसमें है, अच्छी बात है। अब q इक्वल टू √5, q का मान कितना है? √5। क्या इसमें पूर्णांक में कहीं √5 है? पूर्णांक क्या होती है? 0 ± 1 ± 2 अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? अनंत। पूर्णांक में कहीं भी अंडर रूट वाली संख्याएं नहीं होती हैं। तो √5 इसमें नहीं है। अब मतलब ये जो √5 इसमें नहीं है, कहने का मतलब इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख पाते हैं तो ये जो p बराबर √5 है यहाँ कहीं स्थित होता, पर है नहीं। क्या है? कहीं नहीं है। इसलिए इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध हुआ? इसने बोला था कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है, जिसे p बटे q के रूप में ना लिख पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएँ, इसलिए क्या हो गई? यह एक अपरिमेय संख्या हो गई। ये तो आपकी छोटी डिफिनेशन हुई, 1 या 2 नंबर वाली। वास्तव में जिससे प्रूफ करना है 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, तब इस तरीके से हमें नहीं लगाना। ये भी तरीका सही है कि हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें इसे प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करने के लिए आपको दूसरे मेथड से लगाना पड़ेगा। कौन से मेथड से? दूसरे मेथड से। तो सबसे पहले इस √5 को अपरिमेय बनाने के लिए आपको सहअभाज्य जानना जरूरी है। क्या? सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक ये क्या होती है? पूर्णांक तो आप जानते हैं 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 अनंत। ये क्या होती हैं? पूर्णांक। अब इसके आगे लग गया है सहअभाज्य पूर्णांक, को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या है? इसको जानिए। जब तक आप सहअभाज्य पूर्णांक नहीं समझेंगे, एक तरीके से तो √5 हमने सिद्ध कर दिया, अब हम दूसरे तरीके की ओर जा रहे हैं। तो दूसरे तरीके में लिखा है सहअभाज्य पूर्णांक। क्या लिखा है? सहअभाज्य पूर्णांक। ये क्या है? को प्राइम नंबर। सहअभाज्य पूर्णांक वह पूर्णांक होते हैं, पहली बात तो 2 पूर्णांक चाहिए। कितने पूर्णांक चाहिए? 2। तो 2 पूर्णांक के अगर HCF या उनमें उभयनिष्ठ गुणनफल 1 आए, कितना आए? 1, तब वह संख्या कहलाती है सहअभाज्य गुणांक। जैसे अब मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 4 और 6 ले लिए। अब चेक करना है क्या सहअभाज्य पूर्णांक है? सहअभाज्य पूर्णांक क्या है? चेक करिए। तो पहले 4 और 6 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइजेशन। चलिए निकालिए। तो 2 दूनी 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6। तो इसमें उभयनिष्ठ, क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? या उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोलते हैं? तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। क्या है? 2। तो इसका HCF कितना आ गया? दोनों में कॉमन 2 आ गया। दोनों में कॉमन 2 आ गया, इसका मतलब यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। यानी 4, 6 सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर 2 संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक होंगी यदि उनका HCF 1 आए, उसमें कोई गुणनखंड ना मिले। जैसे इसमें 2 मिल रहा है ना, तो 2 ना मिले तो उसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे मान लीजिए सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है 4, 6 ना। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं 4 और 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4 और मान लीजिए 9 ले लेते हैं। क्या ले लिए? 4 और 9। 4 का गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिहाई 9। तो 4 और 9 को चेक कर रहे हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक है कि नहीं। तो चलिए निकालिए। HCF जो दोनों में है। HCF का मतलब क्या हो? जो दोनों में। तो देखिए दोनों में क्या है?
क्या कुछ दोनों में है संख्याएं? ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में हो? नहीं है। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। 4 और 6 को आप सहभाज्य जब चेक कर रहे थे तो इसमें उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। दोनों में क्या कुछ संख्याएं हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी इसका HCF कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। ये देखिए अगर 1 का गुणा करेंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा? 1। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? 1। यानी जब किन्हीं दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होता तब उसका HCF कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। इसलिए 4 और 9 कौन? ये 4 और 9 क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। ये 4, 6 सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2। इसलिए 4, 6 सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। 4 और 9 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। 4 और 9 सहअभाज्य पूर्णांक हैं क्योंकि इनका HCF, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है तो इनका HCF कितना आया? 1। इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक है। तो सहअभाज्य पूर्णांक आपको समझ में आया? सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ ना हो, यानी उसका HCF कितना है? 1। तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। कोई दिक्कत? अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न की ओर पहुंचे हैं। अभी तक तो केवल इस प्रश्न से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? माना, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व। माना √5 एक अपरिमेय। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि आप सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय है, इरेशनल है। तो हम उल्टा लेके चलेंगे। इस प्रश्न को हम विरोधाभास से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? विरोधाभासी। प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध करिए कि √5 क्या हो? अपरिमेय हो। तो हम मान लेते हैं कि परिमेय है। लास्ट में हमारी बात गलत हो जाएगी। लास्ट में हमारी बात क्या हो जाएगी? गलत। तो हम परिमेय मान के चलेंगे। जब हमारी बात गलत हो जाएगी तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। हम मान के क्या चल रहे हैं? परिमेय। और लास्ट में बात गलत हो जाएगी कि परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं तो कौन है? अपरिमेय। सिद्ध हो गया। क्या लिखेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या? √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात जब परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसे किस रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। अगर हम √5 को परिमेय मान रहे हैं लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय हो, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जब परिमेय हम मान लिए हैं तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनीशन ही है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। जहाँ P/Q पूर्णांक है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने इस √5 को P/Q के रूप में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसे हम परिमेय माने हैं। थोड़ा यहाँ बताना पड़ेगा। जहाँ P एवं Q, कौन? ये जो PQ है इसको सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक, को प्राइम नंबर सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। हमने P/Q के रूप में इसे लिखा है तो यहाँ पे इसको हम क्या मान लिए? सहअभाज्य पूर्णांक है। अब सहअभाज्य पूर्णांक बगल में देखिए बताया गया है, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? इस
जिनका HCF एक आए, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ ना हो, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ ना हो। जैसे देखिए 4 को 2 दूनी 4, 9 का 3 तिहाई 9, क्या इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? जब कुछ नहीं होता तो उसका HCF कितना होता है? 1। कितना होता है? तो इसे बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। यानी हम ये जो P Q माने हैं वास्तव में 4 और 9 है। अगर हम एक रूप में सोचे तो ये 4 9 है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि P Q सहअभाज्य पूर्णांक है ना, क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। यानी जब P का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो P गुणे 1, Q गुणे 1, तो यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। वास्तव में इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यानी ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, इनका HCF कितना आया? 1। ये वास्तव में 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है। कोई दिक्कत? यानी इनका HCF 1 आया, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक है। सबसे बड़ा खेल यहीं पर है, ये जो P Q को हमने सहअभाज्य माना है, सहअभाज्य पूर्णांक। तो देखिएगा ये बाद में सहअभाज्य पूर्णांक नहीं बनेगी, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं बनेगी तो हमारी बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिद्ध नहीं होगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप ध्यान रखिएगा P Q सहअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। अगर उभयनिष्ठ कुछ आ गया तो उनका HCF 1 से अधिक हो जाएगा, तब वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो। सहअभाज्य पूर्णांक यानी कुछ ना कॉमन हो, कुछ ना हो तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ आ जाएगा, जिससे हमारी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जिसे हम सहअभाज्य पूर्णांक के रूप में लिखे हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए करिए। यानी √5 इधर भी वर्ग कर दीजिए और इधर भी, दोनों साइड में स्क्वायर लेने पर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर लेने पर। चलिए लीजिए, वर्ग वर्गमूल क्या होते हैं? कैंसिलेट हो जाती है। ये वर्ग वर्गमूल क्या हो गए? कट गए। तो कितना बचा? 5। वर्ग वर्गमूल क्या होते हैं? आपस में हाथ मिला के चले जाते हैं, नहीं कट जाते हैं। वर्ग वर्गमूल आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो बचा कितना? P/Q। ये स्क्वायर है तो P का स्क्वायर भी Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर भी और Q का स्क्वायर। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल, इसका इससे, इसका इससे, तो P² कम P स्क्वायर, इसका इससे। देखिए जब बराबर मिले तो कैसा होता है? क्रॉस मल्टीपल होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीपल, तिर्यक गुणा, इसका इससे, इसका इससे। तो 5, तो P² कम P स्क्वायर, इसका इससे, तो 5Q² समीकरण 1। क्या गया? समीकरण 1। कोई दिक्कत? तो इसे हम किस रूप में लिख रहे हैं? P² कम P स्क्वायर, तो 5Q² समीकरण 1। आप थोड़ा पर सपोज करिए कि ये जो 5 है तो इसके नीचे आने को तैयार है, ले आना नहीं, बस समझने के लिए। इसके लिए समझने के लिए, यानी P²/5। इसको थोड़ा समझिए इस बात को। P²/5, बटे का मतलब क्या होता है? डिवाइड, भाग। P बटे यानी भाग, P/5, यानी P² 5 से विभाजित, यानी जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो P आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो P आएगा। यानी जब आप जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि ये 5 वास्तव में ही हम कल्पना करें कि नीचे आ सकता है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य यानी उसके पहाड़े में आ रहा है, इसलिए P भी कौन? P भी 5 से, किससे? P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? जब P² 5 से विभाज्य यानी P² मान लो 25 है, कितना है? 25। तो जब ये 5 से विभाज्य है तो 5×5 25,
तो जब पी स्क्वायर 25 है तो 5 भी 5 से विभाजित, तो 5 एक कम 5। जब 25 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, यानी P भी 5 से विभाज्य है, यानी P 5 के पहाड़े में P आ रहा है, 5 के पहाड़े में P क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट हुई कि ये P भी 5 से विभाज्य, यानी P का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 5 आएगा। ये देखिए, जब आप P का गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 5 आएगा। मेन बात यहीं पर है, ये जो रफ कार्य है यही मेन खेला है, यहीं पे सब खेल हो रहा है, यानी P में 5 आएगा। कैसे जान गए, समीकरण 1 से जाने हैं। कहाँ से जाने हैं, समीकरण 1 से जाने हैं कि P के गुणनखंड में 5 आ रहा है। वास्तव में 5 कहाँ गया है, नीचे। जब नीचे आएगा तो P स्क्वायर के बटे में 5 है, बटे में यानी 5 के पहाड़े में आ रहा है, 5 के पहाड़े में आ रहा है। तो जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, यानी इस P में 5 आ गया। अब देखिएगा Q में भी 5 आएगा, है ना। देखिए एक बात समझिएगा, P Q सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब इनका HCF 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1, लेकिन आएगा नहीं, देखिएगा। और जब नहीं आएगा तो हमारी बात क्या हो जाएगी, गलत। अब हम P को 5 से विभाजित कर दिए, अब Q में भी देखिएगा 5 आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना इस P के जगह में 5 m ले लीजिए। कितना ले लीजिए, m, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। यानी इस P के जगह पर आप 5 m लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको Q में भी 5 लाना है, Q में भी क्या करना है, 5 लाना है। अब हम 5 ही क्यों लिए, क्योंकि हमारा गुणनखंड 5 पर में 5 है ना, इसलिए 5 m रख दिए। तो आप समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, चलिए समीकरण 1 कहाँ, ये है P, तो P स्क्वायर है ना, इस P के जगह हम क्या रखेंगे, 5 m रखेंगे। कितना रखेंगे, 5 m का होल स्क्वायर, ये बराबर हम भी बराबर, इस P के जगह हम क्या रख दिए हैं, 5 m, क्या रख दिए हैं, 5 m रख दिए हैं। तो ये आ गया P 5 m स्क्वायर बराबर P। अब यहाँ पर ये P के जगह हम 5 m रख दिए, तो ये बचा 5 Q स्क्वायर। ठीक, अब 5 25, 25